तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मैं आप सभी को अपने इस नई वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियोज़ में हमने विसरण और प्रासरण को समझा था। ये क्या होते हैं, यानी कि विसरण क्या होता है, आपका विसरण क्या होता है और प्रासरण क्या होता है, इनको हमने समझा था। अगर आप इस वीडियोज़ को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं, यानी कि विसरण और प्रासरण के बीच के जो अंतर है उसको अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ में जो ये विसरण और प्रासरण है उनके बीच के जो संबंध है उसको आप समझिए। अगर आपको उसको नहीं समझना है फिर भी आप इस वीडियोज़ में बने रहें। अगर आप इस वीडियोज़ में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप विसरण और प्रासरण को एकदम आसान भाषा में समझ जाएंगे। आपको किसी अन्य वीडियोज़ को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप आसानी से समझ जाएंगे, राइट ना। तो चलिए हम वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो विसरण और प्रासरण के बीच के अंतर का है। आज हम देखिए, जो विसरण और प्रासरण था उनको समझना इम्पोर्टेंट था, बट वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि आप विसरण और प्रासरण के बीच के अंतर को बताइए। तो चलिए हम इनके बीच के अंतर को जानते हैं, जिससे कि हमारा बोर्ड में नंबर कंफर्म हो जाए, राइट ना। देखिए, सबसे पहले आप समझिए विसरण, उसके बाद से हम समझेंगे प्रासरण, राइट ना। देखिए, ये जो है विसरण देखिए क्या कह रहा है कि ये उच्च सांद्रता से आपका निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। देखिए, ये जो शब्द है उच्च सांद्रता, और जो ये शब्द है निम्न सांद्रता, राइट ना। 1 पॉइंट एंड ये जो है वो 2 पॉइंट। अगर ये आपको दिक्कत लग रहा है कि उच्च सांद्रता क्या होता है, सांद्रता क्या होता है और निम्न सांद्रता क्या होता है, तो आप हमारे जो पिछला वीडियोस हमने बनाया था उसको आप देखिए, तब इसको देखिए, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो जो ये पहला अंतर है वो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ये जो विसरण है आपका वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। वहीं पे अगर हम प्रासरण की बात करें तो ये सेम विसरण के उल्टा होता है, यानी कि निम्न सांद्रता से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, यानी कि अधिक सांद्रता की तरफ गति करता है। हमको मालूम है कि आपको उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो आप हमारे जो पिछला वीडियोज है उसमें जाइए और अच्छी प्रकार से समझिए। देखिए, यह हमारा पहला जो अंतर है इन दोनों के बीच, वह कंफर्म है कि जो विसरण है वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। वहीं पे जो प्रासरण है वो क्या करता है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति करता है, यानी कि विसरण के सेम उल्टा है आपका प्रासरण, राइट। अब देखिए, ये क्या कर रहा है कि ये विलय और विलायक दोनों के अणु द्वारा होता है। देखिए, कहने का जो साफ साफ अर्थ है कि देखिए, ये है आपका एक शब्द है विलय और ये एक शब्द है विलायक। आप अगर इनको समझ जाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये लाइन जो है वो कहना क्या चाहता है। तो देखिए, मान लीजिए आपको हम समझाते हैं विलय और विलायक होता क्या है, लेकिन विलय और विलायक का जो अगला हमारा वीडियोज़ होगा वो इन्हीं दोनों के बारे में होगा, जो डिटेल्स में होगा। हम आपको सिर्फ थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि आपको ये लाइन समझ में आ जाए, राइट ना। देखिए, सबसे पहले आप विलय को समझिए। मान लीजिए कि अगर आप पानी को लेते हैं, इसमें पानी है, 1 चम्मच आप लेते हैं नमक, ये है आपका नमक, ये है आपका, इसमें है आपका पानी। तब क्या होगा कि अगर आप नमक को पानी में डालेंगे तो वो जो पानी होगा वो नमक को अपने अंदर बिलवा देगा, अपने अंदर क्या करेगा, उसको बिलवा देगा। यानी कि जो ये नमक है वो क्या है, आपका मात्रा जो इसका कम है और जो पानी का मात्रा है वो है आपका अधिक। देखिए, जो विलाय का मतलब क्या है, जो अपने अंदर किसी चीज़ को बिलवा ले, यानी कि उसको अपने अंदर रखकर समाहित कर ले, राइट। तो देखिए, ये जो पानी हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विलायक, एंड जो नमक हो जाएगा वो हो जाएगा विलय। यानी कि विलय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। ये आपको पॉइंट एकदम याद कर लेना है, राइट। अब समझिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम, रुकिए थोड़ा। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि विलय और विलायक को आपने समझा होगा।
तो ये जो दूसरा लाइन है ये कह रहा है कि मान लीजिए यह विलेय और विलायक दोनों के अणु द्वारा होता है, यानी कि पानी भी रहेगा तो हो जाएगा, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में जो ये विसरण होता है वो संभव है, यानी कि होता है। तो ये आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जो स्थान छोड़ा था वो इसी के लिए छोड़ा था कि आपको अगर हम समझा कर लिखेंगे तो आपको आसानी से ये दूसरा लाइन समझ में आएगा। यानी कि विलय का मतलब मान लीजिए कि आपका ठोस, राइट। अब विलय का मतलब क्या होगा, आपका पानी यानी कि द्रव, एक और में होता है ये गैस, यानी कि जो विसरण होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में विसरण की प्रक्रिया होती है। बट वहीं पे जो प्रासरण है उसमें केवल विलायक में होता है। देखिए ये है विलायक, यानी कि दूसरा जो लाइन है यह विलायक के अणु द्वारा होता है, यानी कि जो प्रासरण होता है वो केवल विलायक के अणु द्वारा होता है। तो आपको मालूम होगा कि जो विलायक है उसका अर्थ है आपका पानी, यानी कि ये केवल पानी में होता है। ये आपका एग्जाम्पल है, विलायक के तौर पे कुछ भी रहेगा तो उसमें भी हो जाएगा, राइट ना। अब देखिए ये आपका तीसरा पॉइंट, विसरण के क्रिया को हम नहीं रोक सकते, यानी नहीं रोका जा सकता। वहीं पे जो प्रासरण है इसकी क्रिया को हम रोक सकते हैं। कैसे? आप लोग कहेंगे कि कैसे। देखिए दरअसल होता क्या है कि आपका विसरण के क्रिया, विसरण में क्या होता है, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि विसरण को हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिए थे। देखिए मान लीजिए कि आप इत्र को, यानी कि जो परफ्यूम है उसको लिए हैं, अगर आप उसको स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा कि वो आपका पूरे रूम में या कमरा में फैल जाएगा, तो हम उसको नहीं रोक सकते। विसरण का ही उदाहरण है आपका परफ्यूम, आपको याद कर लेना है। तो हम परफ्यूम को नहीं रोक सकते, यानी कि विसरण की जो क्रिया होती है उसको रोका नहीं जा सकता। साफ साफ शब्द में है कि जो विसरण की क्रिया है उसको रोका नहीं जा सकता, वहीं पे जो प्रासरण की क्रिया है उसको रोका जा सकता। हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया था, मान लीजिए कि अगर हम पानी में किशमिश को डालेंगे तो क्या होगा कि वो फूलने लगेगा। अगर मान लीजिए कि वो आधा फूला है तो उसको निकाल देंगे, यानी कि जो प्रासरण की क्रिया है वो रुक जाएगी, यानी कि प्रासरण की क्रिया को हम रोक सकते हैं। ये साफ साफ है। अब देखिए इसमें एक और होता है कि इसमें जो गति होती है, रुकिए, इसमें गति जो होती है वह क्या होती है, गति अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। इसमें जो गति होती है वो आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब आप लोग कहेंगे कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, तो देखिए जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं, जो किशमिश की ऊपरी हिस्सा है यानी कि ऊपरी झिल्ली है, उसी को हम लोग अर्ध पारगम्य बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका यह त्वचा ही अर्ध पारगम्य। कैसे? अगर इस पर हम कोई लोशन डालते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो त्वचा होता है वो स्राव के द्वारा अंग में चला जाता है हमारा क्रीम, यानी क्रीम को इस पर लगाते हैं तो क्या होता है, श्रावण के द्वारा भीतरी चला जाता है, यानी कि ये अर्ध पारगम्य है। इसमें से थोड़ा थोड़ा श्रावण के द्वारा जिसको हम लगाए हैं वो अंदर जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम अर्ध पारगम्य झिल्ली। और जो ये विसरण की क्रिया होती है इसमें आपका ये अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित होता है। तो फिर से आपको हम एक बार दोहरा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। देखिए ये उच्च सांद्रता से क्या होता है कि निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति करता है, सेम विसरण के उल्टा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यह विलेय और विलायक दोनों के अणु द्वारा होता है, और जो यह प्रासरण है वह केवल विलायक के अणु द्वारा ही होता है। यह तीसरा, ठोस, द्रव, गैस तीनों में विसरण की क्रिया होती है, बट जो प्रासरण होती है वह केवल पानी में होता है। अब देखिए इसमें जो होता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली अनुपस्थित होता है, वहीं पे प्रासरण में आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ही गति होता है। इसमें देखिए विसरण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता, और जो प्रासरण है उसकी क्रिया को हम आसानी से रोक सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपने विसरण और प्रासरण के बीच के जो अंतर है उसको आपने अच्छे प्रकार से समझा होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस प्रकार के वीडियोस यानी साधारण लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर सेम इसी प्रकार से यानी कि सरल भाषा में आपको चीज़ों को समझाया जाता है। तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो नमस्कार, धन्यवाद।